हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसआर के एग्ज़ाम तक में। तो बच्चों, आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होने वाला 2025 में 10th क्लास का। तो उसमें जो है आप लोग का एग्ज़ाम जो है 3 घंटा का टाइम रहेगा। 3 घंटा टाइम, फुल मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम में के टाइम जो है ये निर्देश को अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये निर्देश अवश्य आप लोग पढ़िएगा। चलिए हम लोग निर्देश को देखते हैं। एक प्रश्न का जो मॉडल पेपर है आप लोग का सोशल साइंस का, उसको देखते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों पे उत्तर दे। ये तो आप लोग अपने शब्द पे उत्तर दिएगा। सभी प्रश्न देना अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए हम लोग यहीं तक ऑब्जेक्टिव को ही देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, सब SST यानी सोशल साइंस का। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के नेता जो आप लोग जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट थे। क्या नेपोलियन बोनापार्ट तो मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्ट थे, लेकिन जो ये आपका ऑप्शन बी नंबर जो है, मैक्सिमिलियन जो थे, ये भी जो फ्रांसीसी क्रांति की नेता ये भी थे, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचलित नेता थे वह थे नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए आंसर नेपोलियन बोनापार्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता थी वह थी लोकतंत्र का उदय। क्या फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता थी लोकतंत्र का उदय, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। तो भारत में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में असहयोग आंदोलन के नेता आप लोग जानते थे, महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी हमारे बापू जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में A.O. ह्यूम भी लिखा जाता है। A.O. ह्यूम लिखते हैं, ह्यूम भी लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? मुख्य कारण। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था, यही जो था द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि भारतीय उद्यमी जिसमें पहली भारतीय जूट मिल का स्थापना हुआ था। तो भारतीय का जो पहला जूट मिल का स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो जो था द्वारका नाथ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो है इस उद्योग का स्थापना किया गया था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है भाप का इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था? या फिर क्या है, भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन था? तो भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन था? तो ये जो ब्रिटिश आविष्कारक थे वह थे जेम्स वाट। कौन थे? जेम्स वाट थे। ब्रिटिश आविष्कारक जेम्स वाट थे। अगला प्रश्न नंबर 8 कहता है मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? मुद्रण तकनीकी जो सबसे पहले जो है वह चाइना में विकसित हुआ था। मुद्रण तकनीकी जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो चाइना में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 9 क्या है, तो गीत गोविंद की रचना किसने किया था? गीत गोविंद की रचना, जो गीत गोविंद का रचना जो है जयदेव ने किया था। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट करता है और ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो जयदेव, ऑप्शन नंबर ए, जयदेव ने किया था। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रकारिता का संपादन किया था, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कहता है किस प्रकार की मिट्टी में जो है कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में जो है कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर जो है एक जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रकार है बांगर। बांगर में जो है कंकड़ की मात्रा जो है अधिक होती है। क्यों होती है बांगर मिट्टी में अधिक कंकड़ की मात्रा? क्योंकि जो है जो मिट्टी होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, ये मैदानी क्षेत्र होता है, इसमें जो है अधिक वर्षा होता है, तो जो पानी का जो बहाव होता है उसको बहा करके जो है नदी जो है कचरा ले जाती है नदी के द्वारा। तो जो मिट्टी की जो ये नदी का जो ये मुहाना होता है, यहाँ पे जो नदी का नदी का जो यहाँ पे मुहाना होता है, इस मुहाना में जो कचरा आके जमा हुआ रहता है, जो कचरा रहता है, यही कचरा का पूछ रहा है अधिक कंकड़, और ये आसपास जो फैला होता है, इसके साइड में जो फैला होता है, इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और नया जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होते हैं, पहला होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। तो खादर और बांगर दो प्रकार का होता है। तो खादर जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है वह जो है नदी को बहा करके जो है लेके जाता है, और जो साइड में रखता है उसी को कंकड़ कहते हैं। ये इसके साइड में जो रहते हैं, इधर जो मिट्टी इतना होता है नदी के साइड में, इस मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, और जो पहले होता है उसको खादर कहते हैं। तो आई होप कि बांगर और खादर में आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को जो है रेंगूर के नाम से जानते हैं। काली मृदा को रेंगूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेंगूर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क का बात किया जाए या फिर सुंदरवन डेल्टा का भी बात किया जाए, तो सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है वह सरदार सरोवर परियोजना से। किससे है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, इसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो 17 कहता है जल किस प्रकार का साधन है? तो जल जो है किस प्रकार का साधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन है। जल जो है नवीकरणीय संसाधन है।
नवीकरणीय और अनवीकरणीय का डिफरेंस में हम लोग देख लेते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वैसे संसाधन, क्या वैसे संसाधन जिनका उपयोग, क्या जिनका उपयोग जो है एक बार किया जाता है, जिनका उपयोग एक बार किया जाता है और इनका उपयोग जो है पुनः दोबारा जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसे जो हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कि कोयला, क्या है? कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिनका उपयोग जो हम लोग एक बार कर सकते हैं। कोयला एक ऐसा पदार्थ जिनका उपयोग एक बार कर सकते हैं। और जल कि कोयला एक ऐसा प्रकार है जिसका उपयोग एक बार कर सकते हैं, ये वो अनवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो नवीकरणीय संसाधन होता है वैसे संसाधन, क्या है? वैसे संसाधन जिनका प्रयोग, क्या, जिनका प्रयोग जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं। जैसे कि हो गया जल, जल का प्रयोग जो है एक बार प्रयोग करेंगे, यानी मान लीजिए उसको कपड़ा धोने के लिए जल का प्रयोग किए। अब कपड़ा धोने के बाद जो उस जल को हम लोग जो है एक पेड़ को जाके के हम लोग क्या कर सकते हैं? पटा सकते हैं, पेड़ पटा देंगे। अब पेड़ के जड़ को दे देंगे पानी, तो उनके बाद वो क्या मिट्टी के अंदर चला जाएगा। अब मिट्टी के अंदर जाने के बाद फिर से अगर हम लोग उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसको बोरिंग के माध्यम से उसको उस पानी को फिर निकाल के हम उसको फिर से उसको यूज कर सकते हैं, नहा सकते हैं, पी सकते हैं, उसका पूरा यूज भरपूर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, वैसे संसाधन को लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कहता है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म जो है क्या है? बौद्ध धर्म है। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध है, बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजकीय। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या होता है? अगला प्रश्न क्या है? बेल्जियम, बेल्जियम में डच की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में जो है डच भाषाओं की आबादी लगभग 59% है। क्या बेल्जियम में जो है डच की आबादी जो है 59%। आप लोग जो है सत्ता की साझेदारी, जो 10th क्लास की चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। उसमें बेल्जियम में जो है बेल्जियम और जर्मनी के विवाद के बारे में देखे होंगे, और श्रीलंका के विवाद के बारे में भी जो आप लोग देखे होंगे, उसी से ये प्रश्न को उठाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? कौन सी शक्ति केंद्र के पास है? यानी जो है कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास कौन है? तो कानून बनाने की शक्ति रक्षा, रक्षा यानी पुलिस, सुरक्षा के बल में, पुलिस के मामले में जो है इंडियन फोर्स के मामले में जो है कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। शिक्षा, ऑप्शन यहाँ पे है शिक्षा, शिक्षा के मामले में जो है राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, किसी और केंद्र सरकार भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और नहीं, ये जो है समवर्ती सूची में आ जाएगा। स्वास्थ्य समवर्ती सूची, यानी दोनों मिल के बनाए कानून, दोनों बना सकता है, यानी समवर्ती सूची में आ जाएगा। कृषि भी जो है समवर्ती सूची में आ जाएगा, क्योंकि अपना सरकार जो है, जैसे कि झारखंड, तो झारखंड सरकार अपना कानून बनाए कृषि को लेकर के, तो ये जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये जो हो जाएगा समवर्ती सूची, ये सब शिक्षा भी समवर्ती सूची में आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण जो है स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, क्या स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय सरकारों की शक्ति के वितरण को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 की ओर प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? भारत की पूर्वोत्तर राज्य द्वारा
अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण क्या, इसका मुख्य कारण जो है संस्कृति और भाषाई में अंतर। क्या? संस्कृति और भाषाई अंतर। संस्कृति और भाषाई अंतर। एक मिनट, मैंने 21 का यानी 21 का आंसर हो जाएगा इसका। विकेंद्रीकरण क्या होगा? विकेंद्रीकरण जो है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ये होगा इसका आंसर। केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। मैंने इसका आंसर गलत बतला रहे थे, सॉरी, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इसका राइट आंसर होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्र से राज्य की शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र से राज्य की शक्ति का हस्तांतरण जो है विकेंद्रीकरण कहलाएगा। यानी विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है कि पावर, जैसे कि ये केंद्र सरकार है, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये है। अब इसका जो है शक्ति का बंटवारा, अब इसका पास जो शक्ति है इसका बंटवारा क्या करेंगे हम लोग? स्टेट के पास, क्या? STA इतना लिखते हैं, स्टेट के पास करेंगे। अब स्टेट का जो शक्ति होगा, स्टेट का शक्ति को हम लोग बांटेंगे क्या? मान ली जिला के पास। क्या करेंगे? इसको बांटेंगे हम लोग जिला के पास। और जिला का जो शक्ति है इसको बांटेंगे हम लोग कहाँ पे? प्रखंड में। प्रखंड में। और प्रखंड का जो शक्ति है, इस प्रखंड के शक्ति को बांट देंगे हम लोग पंचायत में। पंचायत क्या? पंचायत में। तो ये जो है बट रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से जिला के पास, जिला से प्रखंड के पास, और प्रखंड से चला जाएगा पंचायत के पास। तो ये क्या? शक्ति का जो है बंटवारा, बांट के जो काम का जो ये लोग कर रहा है, शक्ति का क्या कर रहा है? बंटवारा कर रहा है। इसी को जो है विकेंद्रीकरण कहते हैं, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग विकेंद्रीकरण को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो 23 कहता है एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता पहला क्या है? और पहला ऑप्शन है शक्ति का केंद्रीयकरण। शक्ति का केंद्रीयकरण, शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्ति को जो है अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और पृथक्करण ही बंटवारा करेगी। व्यक्तिगत अधिकारी का संरक्षण, व्यक्तिगत अधिकारियों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 यानी 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 प्रश्न नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद 15। क्या? अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 15 जो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो अनुच्छेद 15 जो कहता है कि इस भारतीय संविधान का एक प्रावधान जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना था। लिंग का जो समानता जो है, इक्वालिटी है, उनको बढ़ावा देता है अनुच्छेद नंबर 15। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। तो 25 क्या कहता है? भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय, राजतंत्र और अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी,
क्या संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। तो ये जो है चारों जो है भारत के संविधान में लिखा गया है, चारों कंडीशन को फॉलो करता है भारत के संविधान। और भारत जो है एक जो भारत किस प्रकार का राज्य, तो भारत जो है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर आगे देखते हैं। तो 26 क्या है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, तो ये केन्या से है। क्या, केन्या से संबंध। ग्रीन बेल्ट का संबंध जो है केन्या से, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध जो है केन्या से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 कहता है, राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता जो है कौन देता है, तो किसी भी राजनीतिक दल का मान्यता चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दल का मान्यता देता है, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ही जो है राजनीतिक दल को बतलाता कि आप जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कि आप लोकल पार्टी है, या फिर आप जो है एक नेशनल पार्टी है। तो इसका जो है चुनाव आयोग का कुछ कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जा कर के नेशनल पार्टी बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 यानी 28 की ओर बढ़ते हैं। तो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये जो रोजगार गारंटी अधिनियम ऑप्शन नंबर ए 2005 में लागू हुआ था, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। रोजगार। अगला क्यों प्रश्न 29 नंबर चलते हैं। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो बैंकों की जो कमाई का जो स्रोत होता है वह क्या होता है, ऋण। अगर आप जो है बैंक से क्या करते हैं, बैंक से आप अगर ऋण लिए हुए हैं, तो आप में बैंक जो है मान लीजिए 8% का जो क्या कर रहा है, ब्याज ले रहा है। तो 8% के ब्याज ले रहा है, तो यही जो 8% है बैंकों का कमाई, यही 8% है। तो इसी के द्वारा जो बैंक कमाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 यानी 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए 2005 में। 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देखेंगे, जल्द ही सब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव तक ही सीमित रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।